पॉडकास्ट में हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं रूबी ढींगरा, जो सक्षम सीनियर की को फाउंडर है और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटली अलर्ट करती है लोगों को साइबर अपराधों को लेकर, विशेषकर सीनियर्स यानी हमारे समाज के वृद्धजन बुजुर्गजन को। देश भर में ये इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। रूबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। रूबी, जब भी हम मैलवेयर्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये तो एक बेसिक चीज़ है जिसका यूज़ फिशिंग के लिए ये करते रहते हैं। ऐसे कौन सी लापरवाही आप देखती हैं लोगों के बीच में अपने अनुभव से, जिसके माध्यम से लोग ज़्यादा निशाना बनते हैं इस तरह के मैलवेयर अटैक्स का? अलग अलग प्रकार के मैलवेयर होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, कुछ वर्म होते हैं, कुछ ट्रोजन होते हैं, बट मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं बताऊंगी। मैलवेयर क्या होता है? मेनली एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके डिवाइस में, आपके कंप्यूटर में घुस के आपके डिवाइस को बीमार कर देती है एक तरह से, राइट? तो हम सतर्क नहीं रहते हैं कि हमारे डिवाइस में मैलवेयर आए ही ना, राइट? तो हमारी कुछ ऐसी पर्सनल कॉन्डक्ट होती है जैसे हम डिवाइस यूज़ करते हैं जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट नहीं होती। हम जैसे अपने घर में रहते हैं, हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, पर हम अपनी फ़ोन के अंदर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। साइबर स्वच्छता जिसको हम बोलते हैं, अपने बिहेवियर में, हैबिट्स में। एग्जैक्टली। सो डेली जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि डेली जो आप हाइजीन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, जैसे कि अपना स्क्रीन लॉक लगाना या अलग अलग ऐप्स जो वो इस्तेमाल करते हैं उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो एक प्राइवेसी की लेयर है, एक परत है, एक एडिशनल ताला है जो वो लगा सकते हैं। पर काफ़ी लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, तो वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो ऐप्स में सहूलियत दी जाती है पर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिना सोचे, बिना परखे, बिना ध्यान दिए किसी भी चीज़ पे क्लिक कर देते हैं। जब हम सड़क पे चलते हैं तो हम हर शाइनी ऑब्जेक्ट को छूते तो नहीं है ना, तो हम फ़ोन पे ऐसा क्यों कर देते हैं? ये इट्स लाइक अ शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कि आपको लालच दे के आपसे क्लिक कराया। पढ़े लिखे लोग ज्यादा फंसते हैं, ऐसा क्यों? शायद ये भी हो सकता है कि पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि हमें जानकारी है तो हमारे साथ स्कैम नहीं हो सकता। कभी कभी ये एडमिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें सब नहीं आता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगी उसको एक तरीके का कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। या कई बार ये भी होता है कि टेक्नोलॉजी, जो तकनीक है, वो हवा की स्पीड से चेंज हो रही है। एक ले पर्सन, जो एक आम आदमी है, उसको नहीं पता होगा जितना एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को पता होगा। तो एडमिट टू योरसेल्फ कि हमें सब चीज़ नहीं आती है, राइट? और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई आपको कुछ बता रहा है, हमें लगता है अरे ये तो बहुत बार सुना हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बट नहीं, ऐसी बात नहीं है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, जैसे आज हम मैलवेयर, फिशिंग वगैरह के बात में बात कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी नया आता है, उसको हमें ध्यान से देखना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए और जानने की अटेम्प्ट करनी चाहिए। जैसे आप इस शो पे करते रहते हैं, बताते रहते हैं लोगों को नई नई चीज़ें, ताकि आप उनको अवेयर रख सकें। और बहुत दुख होता है कि इतनी कोशिश के बाद भी जब कोई मामला सामने आता है कि इतना नुकसान हो गया। अभी आप जैसे वृद्धजन के साथ काम कर रहे हैं ना, अभी मेरे को पिछले हफ्ते ये मामला सामने आया जिसमें एक वृद्धजन, उनकी सारी सेविंग डिजिटल अरेस्ट में उन्होंने गंवा दी। जी। आप जब सीनियर्स के साथ काम करती हैं, क्योंकि सीनियर्स को बहुत बड़ी तादाद में टारगेट किया जा रहा है, किस तरह आप उन्हें जागरूक करती हैं? आर दे ओपन टू इट? क्या उनमें वो इच्छा होती है कि हम इन चीज़ों को सीखें, समझें? सबसे पहली बात तो ये है कि हमने सक्षम सीनियर इसीलिए स्टार्ट किया था कि ताकि सीनियर्स जो वृद्धजन हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ और सेफ्टी के साथ डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। क्योंकि आजकल काफ़ी सारी सर्विसेज ऑनलाइन ही जा रही हैं। बैंकिंग ऐप्स हैं, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे आपको किसी से वीडियो कॉल करना है, मतलब हमारी ज़्यादातर ज़िंदगी स्मार्टफोन्स पे होती है। अब वृद्धजन क्यों ज़्यादा टारगेट किए जाते हैं, इनके कुछ कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले बोला कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी एडवांस हो रही है, तो उसके बारे में चाहे आपको और हम जैसे लोगों को फिर भी ज़्यादा पता चल जाएगा, बट शायद मेरे माता पिता को नहीं पता चलेगा इतनी जल्दी। टिल द टाइम आई डोंट टेल देम, मैं बताऊंगी तो शायद पता चलेगा, बट उनकी वैसे ही डिजिटल लिटरेसी नहीं है। हमने स्कूल कॉलेज के टाइम से हमारे पास फ़ोन आ गया था, तो हमको थोड़ा ज़्यादा पता है उनके बारे में। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को तो बिल्कुल ही नहीं पता है। और उनकी और भी चीज़ें हैं, भूल जाते हैं, आँखें मतलब चश्मा लगा के बड़ा बड़ा नहीं दिखता है, तो छोटी छोटी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, क्लिक कर देते, थोड़ी वो चीज़ें भी हो जाती हैं। फिर बात ये होती है कि जो स्कैमर्स हैं उनको पता है कि सीनियर सिटीजन्स के पास सेविंग्स होती हैं, पैसे होते हैं और रिटायरमेंट फंड होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली।
तो काफ़ी बारी तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो स्कैमी मैसेजेस भेजते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अंडर 30 हो, 30 साल के नीचे वाले लोग तो अप्लाई ना करें। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि 30 साल के नीचे वाले जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उनके पास सेविंग्स नहीं होती हैं, तो वो उनसे पैसे नहीं निकाल सकते हैं। ऑल्सो जो वृद्धजन हैं वो काफ़ी ट्रस्टिंग नेचर के होते हैं, और स्कैमर्स जो आप एक्चुअली फ़ोन पे बात करते हैं वो साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स जो होते हैं, मानसिक इतना मैनिपुलेशन करते हैं कि पहले वो धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और फिर आपसे धीरे धीरे पैसे की मांग करेंगे। और जैसे हमको समझ में आता है कि अच्छा ये रेड फ्लैग है, ये एक खतरे की घंटी हमारी बजनी चाहिए, उनकी नहीं बजती है शायद इतनी जल्दी। तो सीनियर सिटीजन्स बहुत ज़्यादा इस वजह से ससेप्टेबल हो जाते हैं। हम परिवार में जो हमारे बुजुर्ग जन हैं, मैं बहुत बार साइबर अलर्ट प्रोग्राम में दर्शकों को बोलती हूँ कि हम आपको ये बात बता रहे हैं, इसको आप अपने परिवार के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, दादा दादी, नाना नानी हैं, आप उनको भी दिखाएं ताकि उनको भी तो पता चले, क्योंकि बाकी लोग तो यूट्यूब पे मोबाइल पे देखते रहते हैं, वो उन्हें नहीं पता चलता। आपको लगता है कि ये जो सोशल अवेयरनेस है, ये सोशल अवेयरनेस कैंपेन हर उम्र के लोगों की जिम्मेदारी की तरह लेना चाहिए? जी बिल्कुल, मतलब अब ये ऑप्शनल नहीं रह गया है, मतलब ये ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब आपकी ज़िंदगी आपके फ़ोन पे होती है ज़्यादातर सब लोगों की, ठीक है? तो चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपकी बैंकिंग फाइनेंशियल सारी इन्फॉर्मेशन उस पे है। इनफैक्ट हॉस्पिटैलिटी जो डेटा होता है, जब आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म ऐप्स पे बुकिंग वगैरह करते हैं, उन चीज़ों को भी, उन ऐप्स को भी, उन कंपनीज़ के डेटा को भी टारगेट किया जाता है, क्योंकि उसमें आपकी बैंकिंग डिटेल्स हैं। ऑब्वियसली आपके पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह हो गया, अब ये सब अल्टीमेटली, जैसे मैलवेयर की हम बात कर रहे थे, अल्टीमेटली मैलवेयर का क्या काम है? आपकी इंफॉर्मेशन आपसे लेके एक ऐसे आदमी या औरत के पास, एक स्कैमर के पास पहुंचाना जिसके पास नहीं होनी चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन, राइट? तो अब उसके अलग अलग तरीके ही चेंज हो जाते हैं, और वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके अलग अलग तरीके, अभी आपने और हमने सुना है और इतने कैंपेन चलाएं कि OTP शेयर ना करें किसी से, तो लोग थोड़े सतर्क हो गए हैं, तो वो OTP शेयर नहीं करते हैं। तो अब OTP वगैरह कैसे मिले उनको? अगर हम खुद नहीं देंगे तो फिर वो तकनीक का दुरुपयोग, वो इधर से नहीं तो कोई और रास्ता निकाल ही लेंगे। तो वो क्या करते हैं, फिशिंग, जैसे आपने बोला फिशिंग ईमेल्स है, तो फिशिंग ईमेल क्या होता है कि किसी और उस लिंक में वो लिंक किसी और चीज़ का होता है और हमको किसी और चीज़ का दिखाया जाता है। हमको दिखाया जाता है कि आपका जो केबल टीवी का है, आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स है, तो आपके OTT प्लेटफॉर्म से मेल आएगा, ऐसा आपको लगेगा कि OTT प्लेटफॉर्म से मेल आया है, वो एक्चुअली वहाँ से नहीं होगा, और आपको लगेगा कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है क्योंकि आपका जो भी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी वो चल नहीं रही है, तो आप तुरंत इस पर क्लिक करें, नहीं तो 1 घंटे के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि OTT तो सभी देखते हैं आजकल, तो बोलेंगे अच्छा ये बंद हो गया, तो मेरे घर पे जो बीवी बच्चे हैं या मम्मी पापा हैं या फ्रेंड जिनके साथ भी आपने शेयर किया हुआ है, जो भी आपके उससे देखते हैं, कि फैमिली को प्रॉब्लम होगी, फिर उसको रिस्टोर कराने में मेरे को झंझट और टाइम लगेगा, तो आप बोलते हैं जल्दी से क्लिक करके कर देता हूँ। अब वो क्लिक हियर, आपको पता नहीं है कि वो क्लिक हियर कौन सा दरवाज़ा है और वो कहाँ खुलता है। ना तो वो ईमेल आपके OTT प्लेटफॉर्म से था, और ना ही वो क्लिक हियर उस जगह लेके जाता जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि आप जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रिवेंशन की भी बातें मैं बता दूं, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो सेंडर का ईमेल ज़रूर चेक करें, जो ब्रांड नेम होती है उसका @brandname.in या brandname.com होगा, है ना। लेकिन एक बात यहाँ पे जरूर जोड़ना चाहूंगी, जैसे मुझे याद है बहुत महीने पहले जब हमने इस बातों को लेकर अवेयर करना शुरू किया लोगों को, तो हमने बहुत बोल्ड में स्क्रीन पे दिखाना शुरू किया, ये ईमेल अगर facebook.com है तो $O की जगह $0 लगा होगा, आपको पता नहीं चलेगा, यू नो, लाइक दैट। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि अब टेक्नोलॉजी 6-8 महीने में भी बहुत बदल गई है, अभी और ओवर स्मार्ट हो गए हैं, बहुत आसानी से इनको वो फेक ईमेल्स, फेक डोमेन नेम्स, फेक URLs, ये सब बड़े आसानी से तैयार हो जाते हैं। आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदमों के कारण जो एक्सपर्टीज इनकी आसानी से अवेलेबल हो गई है, ये भी एक कान खड़े करता है, क्योंकि पीपल आर बीइंग एक्सपोज्ड टू इट। बट यही मैं आपको बोल रही थी कि लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उनको सब आता है। डोमेन नेम की जहाँ तक आप बात कर रहे थे, डोमेन नेम, असली डोमेन नेम लेना टेक्नोलॉजी
मतलब जब तक आपकी कंपनी आपको ऑथराइज नहीं करेगी, जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं, अगर वो आपको अपना ईमेल एड्रेस नहीं बना के देगी, तब तक आपके लिए वो डोमेन नेम नहीं अवेलेबल होगा। जो डोमेन नेम वो वैसा दिखता है, उसमें कोई ना कोई स्पेलिंग एरर होता है, जैसे आपने बोला $O, आई की जगह $EE हो जाएगा, तो वो ज़रूर चेक करना चाहिए। इनफैक्ट आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंस में जो है कि लोग जो गवर्नमेंट की स्कीम्स और सुविधाएं लेने के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं ऑनलाइन, तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स और स्कीम्स होती हैं उनके नाम को स्पूफ किया जाता है, या उनके नाम में मतलब एक शब्द इधर उधर कर दिए जाते हैं, एक डॉट भी एक्स्ट्रा लग जाए तो वो फेक हो जी। जाता है। इनफैक्ट एक कल ही मैं किसी को दिखा रही थी, एक फेक वेबसाइट है जो NRDRM करके है, तो वो रूरल डेवलपमेंट एंड रिक्रिएशन मिशन करके जॉब्स एडवर्टाइज कर रही है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अब बात क्या है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, बट अगर आप वो वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है, बिल्कुल हूबहू कॉपी कर लेते हैं। हाँ, पर लोग क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट पे हम सबको विश्वास है कि गवर्नमेंट अगर हमको इंफॉर्मेशन देगी तो सही देगी, तो वो इम्पर्सनेट करते हैं, वो नकल करते हैं कि हम गवर्नमेंट वेबसाइट है और आप हमें अपना डेटा दें। क्योंकि अगर आप जाएंगे अपने किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे, आप डेटा डालेंगे, आपका लॉगिन आईडी होगा, आपका पासवर्ड होगा, आपका आधार कार्ड डेटा मांगेंगे वेरिफिकेशन के लिए, आपका मोबाइल पे OTP वगैरह भेजेंगे, ये सब चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि जो चीज़ वो एक्सेस करना चाहते हैं, जिस वेबसाइट पर वो जाना चाहते हैं, उनको चेक करना चाहिए कि ये सही वेबसाइट है कि नहीं। एक यहाँ पे एक सवाल जोड़ के इससे पूछती हूँ, कैसे करें कि साथ जब हम टेक्नोलॉजी में हम इतने ऐप्स मोबाइल में लोगों के भरे हुए होते हैं, कुछ ऐसे भी तो एप्लीकेशंस होंगी जिनसे लोग अलर्ट हो सके, जिनसे लोग तुरंत पता लगा सकें कि ये ऐप नकली है या असली, ये वेबसाइट नकली है या असली इत्यादि। पहली बात तो ये है कि ज़्यादा ऐप्स तो नहीं रखनी चाहिए अपने फ़ोन पे। जो ऐप्स आपको रखनी चाहिए वो ऐसी ऐप्स होनी चाहिए जिनके बारे में आप जानते हैं, और हर स्मार्टफोन के अंदर एक ऐप स्टोर होता है। एंड्रॉयड में अलग अलग जिस प्रकार का फ़ोन होता है, सैमसंग का अपना होता है, जामुई वगैरह का अपना होता है, गूगल का अपना प्ले स्टोर होता है। ज़्यादातर लोग गूगल प्ले स्टोर इस्तेमाल करते हैं। जो एप्पल के iOS डिवाइसेस होते हैं उनका अपना प्ले स्टोर होता है। अब ये प्ले स्टोर इज़ लाइक अ दुकान, इट्स लाइक अ मार्केट प्लेस। तो आपकी दुकान में जो ऐप्स बिक रही हैं, जो ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो जेन्युइन है या नहीं, ये इसकी जिम्मेदारी वो ऐप स्टोर की है, उस कंपनी की है, राइट। इनफैक्ट अभी मुझे कुछ टाइम पहले का ये डेटा पता चला था कि गूगल का जो प्ले स्टोर है उसने गलत ऐप्स है या जो हाई रिस्क ऐप्स हैं उनको डाउनलोड करने के 6 करोड़ अटेम्प्ट्स को स्टॉप किया है। तो इट मीन्स दैट वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए लगे हुए हैं कि आप अगर हमारे ऐप से, हमारी दुकान से आप कुछ डाउनलोड करो तो आपको सही चीज़ मिले, बिल्कुल राइट। पर क्या है कि अब iOS और एंड्रॉयड में फ़र्क होता है। iOS को कहते हैं क्लोज्ड लूप इकोसिस्टम बोलते हैं, मतलब इसमें कोई साइड लोडिंग नहीं होती है। मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है, कि आप बाहर से कोई ऐप नहीं उसमें डाल सकते, साइड से साइड एंट्री नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं साइड लोडिंग नहीं है। उसके ऐप स्टोर से ही आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड में क्या होता है, एंड्रॉयड में एक होता है एपीके फाइल्स जो होती हैं, शायद लोगों को अब पता भी होगा एपीके फाइल, हमने बहुत बार बताया, वार्न किया है, केस स्टडीज भी दिखाई हैं कि कैसे लोग सिंपल एपीके फाइल पहचान नहीं पाते। एपीके को तो रट लेना चाहिए। एग्जैक्टली। तो एंड्रॉयड पैकेज किट फाइल्स जो होती हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन्स जो होते हैं, और ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं भारत में, तो वहाँ पे ये साइड लोडिंग अलाउड होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको SMS में किसी ने एक APK फाइल भेजी, आपने उस पर क्लिक किया तो वो आपके फ़ोन पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब आपको पता नहीं है कि उसका मकसद क्या है, वो APK फाइल क्या करती है, नहीं पता। वो calendar.apk नाम लिखा होगा, बट वो कैलेंडर वाली फाइल होगी नहीं, ठीक है। और वो पड़े रहते हैं, फिर ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं। इनफैक्ट आप देखिए, सिग्नल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे काफ़ी मैसेजिंग ऐप्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अननोन नंबर से अगर कुछ आया, ऐसा भी स्कैम चल रहा था, आप लिखा होता है डू यू नो दिस पर्सन, क्या आप इसे जानते हैं, तो आपकी उत्सुकता बढ़ जाती है कि कौन इंसान है। फिर आप उस पर क्लिक करोगे या वो डाउनलोड हो जाएगी, तो उसके साथ कुछ उन्होंने मैलवेयर डाला होगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन पे क्या आ गया है और उसका पर्पस क्या है। और अलग अलग प्रकार के मैलवेयर होते हैं जिनका आपके फ़ोन से जो डेटा वो चोरी करते हैं वो अलग अलग होता है।
कई लोग आपकी गैलरी में जाके आपकी फोटोज चुरा लेते हैं, नॉट लोग बट मैलवेयर, राइट। तो जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है वैसे मैलवेयर होता है। मैलवेयर का मतलब होता है कि गलत टाइप का सॉफ्टवेयर। तो ये कई टाइप के मैलवेयर होते हैं जो फोटोज चुरा लेते हैं, कई टाइप के मैलवेयर होते हैं जो आपकी बैंकिंग एप्स चुरा लेते हैं, कई होते हैं जो आप अपनी उंगली चलाते हैं, की स्ट्रोक्स जिसको बोलते हैं, वो उसके पैटर्न को पढ़ते रहते हैं। तो जब आप अपनी बैंकिंग फाइनेंस ऐप पे हो या आप टिकट बुक कर रहे हो IRCTC पे, आप कहीं पे भी कोई पिन कोड डाल रहे हो तो वो उसका निशाना जहाँ जहाँ आप क्लिक कर रहे हो, आपने बड़ी सारी जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्मों में देखा होगा कि वो पीछे से उन्होंने कॉपी कर लिया है, तो ये असली में हो रहा है। कई तो मैलवेयर ऐसे होते हैं जो आपको मतलब आपके फ़ोन का पूरा क्लोन बना देते हैं किसी और के फ़ोन में, राइट। तो आप जो भी करते हैं उनको दिखता रहता है। कई ये भी होते हैं जिनको रैंसमवेयर बोला जाता है, वो आपके फ़ोन को बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि या आपके डिवाइस को बंद कर देते हैं, पैसे दो और नहीं तो हम खोलेंगे नहीं, राइट। एक तरह का हाईजैकिंग ही हो गया, चाहे आपका डिवाइस है कुछ है। तो अब बात यह है कि इंडिविजुअल्स मतलब इंसानों को तो टारगेट किया ही जाता है, पर इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट किया जाता है। और इसमें मतलब इनकी कोई गलती नहीं है। प्राइवेट पब्लिक कोई भी कंपनी है उनको टारगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों के पास बहुत डेटा होता है हम लोगों का। अगर मैं स्कैमर हूँ और मैं एक एक करके लोगों के फ़ोन में मैलवेयर डाल के सामान निकालूंगी तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं एक बड़ी कंपनी का डेटा चुरा लूँगी ऐसे तो फिर मुझे कम टाइम मिलेगा। वो अल्टीमेटली गोल क्या है स्कैमर का कि उनको आपके पैसों तक पहुंचना है। पैसों तक पहुंचने के लिए उनको क्या चाहिए? आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कई बार आपका बायोमेट्रिक चाहिए, कई बार आपके पासवर्ड चाहिए, पिन कोड चाहिए, OTP चाहिए। कई बार आपने वो भी पता होगा रिकवरी के लिए सवाल होते हैं कि आप कौन सी कक्षा में थे जब आपको पहली बार मोबाइल फ़ोन मिला, ऐसे करके क्वेश्चंस भी होते हैं ना। तो उसके आंसर भी जब आप टाइप करते हो उनको दिख जाते हैं कि आप क्या टाइप कर रहे हो, किससे क्या बात कर रहे हो। थोड़ी ये भी चीज़ें होती हैं कि हम मैसेजिंग ऐप्स पे एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल डेटा शेयर कर देते हैं। जैसे कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपनी मदर को फ़ोन करके बोलती हूँ मेरे को पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भेज दो, राइट। पर वो चीज़ें वो देख सकते हैं, अगर उनके पास है तो वो पता है क्या कर सकते हैं, फिर हमारे नाम का eSIM ले सकते हैं, हमारे नंबर को वो चला सकते हैं। इनफैक्ट केसेस ऐसे भी आए हैं कि जो ई-कॉमर्स वेबसाइट जो 10 मिनट डिलीवरी वाले ऐप्स है उस पर उन्होंने ये डेटा यूज़ करके एक और प्रोफाइल बना ली और वो ऑर्डर कर रहे हैं। आपका क्रेडिट कार्ड उसमें सेव्ड है, आपका डेबिट कार्ड सेव्ड है, आपको पता ही नहीं है कि आपके नाम से कोई और ग्रोसरी मंगा रहा है। बिल्कुल, तो छोड़िए वो तो गोल्ड भी ऑर्डर कर देते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब एक बार आपका डेटा चला गया, डेटा इज एनीथिंग, आपकी इमेजेस, आपकी कोई वॉइस सैंपल्स है, आपकी फाइनेंशियल बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन, राइट। मेडिकल इंश्योरेंस में सब लिखा होता है आपकी कि आप कितने साल के, आपको किस प्रकार की बीमारी है। कहने का मतलब ये है कि डेटा इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आपके बारे में जानकारी, हर तरह की जानकारी का वो कई तरह से मिसयूज कर सकते हैं, है ना। अब हम ये तो मानते हैं कि हमको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजिकली भी हम कुछ ऐसे टूल्स, एप्लीकेशंस वगैरह यूज कर सकते हैं? क्योंकि टाइम नहीं लगता। आप फटाफट डोमेन नेम को डालिए असली है कि नकली, आप ऐप का डालिए असली है कि नकली। इवन सरकार भी एम कवच जैसे ऑप्शंस दे रही है। तो इन एप्लीकेशंस को मेरे को लगता है स्मार्ट यूजर बनना जरूरी है। स्टार्टिंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर हम बिहेव करें कि अननेसेसरी चीज़ें नहीं डाउनलोड करें और हम अपने फ़ोन का डेली, वीकली, मंथली मतलब दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार और महीने में एक बार हम एक ऐसा प्रोसेस रखें जिसमें हम बैठ के चेक करें अलग अलग चीज़ें। महीने में एक बार आपको चेक करना चाहिए कि आपके फ़ोन पे कोई अननोन ऐप तो नहीं जो आपने नहीं डाउनलोड की थी बट वो दिख रही है, राइट। क्योंकि ये मैलवेयर कोई ऐसी ऐप भी डाउनलोड कर सकता है जो आपने नहीं की थी, बट वो आप चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये वाली कब डाउनलोड की मैंने, इसका काम क्या है। फिर आप उसको गूगल करके देख सकते हैं कि इसके बारे में इसका रिव्यू पढ़ सकते हैं कि क्योंकि आजकल लोग जाके सोशल मीडिया पे भी लिख देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो आप सतर्क रहिए। तो अगर आपको कुछ लगे तो आप उसके बारे में जानकारी फाइंड आउट करें, पढ़िए उसके बारे में, अपने आसपास जो लोग हैं उनसे पूछिए, सतर्क रहिए। बट अपने फ़ोन को ऐसा नहीं है कि बस फ़ोन है तो पलट के देखेंगे नहीं कि फ़ोन में है क्या। मतलब अलमारी अगर किताबों से भरी हुई है तो आप कभी तो खोल के झाड़ के देखेंगे ना कि मेरे पास कौन सी किताबें हैं। अगर ये वाली किताब काम की नहीं है, ये वाली किताब कहाँ से आई पता नहीं किसकी है, फेंको इसको। तो पर हम डिवाइसेस को लेकर ये एटीट्यूड ही नहीं रखते हैं। और वही बात जो हम शुरू से कह रहे थे कि
साइबर स्वच्छता की एक आदत बनानी पड़ेगी। हाँ? आपने एक चीज बोली, अब मेरे को एक बात याद आई है, तो मेरे को बोलना ही है ये बच्चों के बारे में, और ये बच्चों और सीनियर सिटीजन्स को और पेरेंट्स को सबको ही इम्पैक्ट करती है, विच इज गेम्स। ठीक है, बच्चे पागल हो जाते हैं कि हमें फ़ोन चाहिए, हमें गेम खेलना है, गेम खेलना है। जो छोटी आयु के बच्चे होते हैं उनके पास ज़रूरी नहीं है स्मार्टफोन हो, तो काफ़ी बारी क्या होता है कि पापा घर आ गए ऑफिस से या मम्मी घर आ गई ऑफिस से, तो अब आपका फ़ोन मेरा और मैं उस पर गेम खेलूँगा। या फिर अगर उनके घर में उनके दादा दादी नाना नानी कोई भी हैं, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये छोटी आयु के बच्चे शेयर करते हैं वो एक फ़ोन, कि दादा दादी का फ़ोन है तो ये हमारा भी फ़ोन है, कुछ टाइम इनके पास। अब उनको पता नहीं है कि वो क्या ऐप स्टोर से दबा रहे हैं, कौन सा गेम डाउनलोड कर रहे हैं। मोस्टली जो फ्री गेम्स होते हैं, अगेन वही बात है कि फ्री का कुछ होता नहीं है, अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो उसका मकसद कुछ और है, कुछ ले भी रहे हैं। एग्जैक्टली पर छोटी आयु के बच्चों को तो वैसे भी इस बात की समझ नहीं होगी। तो जो अडल्ट्स है घर में, जो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स है घर में, उन्हीं को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई गेमिंग ऐप तो नहीं डाउनलोड हो रही है। अगर गेमिंग ऐप डाउनलोड हो रही है तो उसकी परमिशन क्या सेटिंग्स हैं, मतलब हर ऐप को आप एक्सेसिबिलिटी, आपका हर फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी वाला एक सेक्शन होता है, सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाइए तो आप वहाँ देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऐप को परमिशन आपने क्या क्या दी हुई है, वो आपके फ़ोन का क्या क्या पढ़ सकता है। ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो आपका लोकेशन डेटा देखता है कि आप कहाँ पे हैं। क्यों जानना है किसी गेमिंग ऐप को कि मैं कहाँ हूँ? बिल्कुल है। तो ये सवाल हमको थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग भी इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो आपको लगे कि ये तो ज़रूरत ही नहीं है, इस ऐप को इस चीज़ का डेटा क्यों चाहिए, एक गेमिंग ऐप को मेरे फ़ोन की गैलरी का डेटा क्यों चाहिए, एक गेमिंग ऐप को। ये जो परमिशंस का पॉइंट बिल्कुल है ना, बिल्कुल, ये परमिशंस का पॉइंट हमने बहुत बार साइबर अलर्ट में भी उठाया है और इन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि जो मापदंड होते हैं कि ये ऐप फेक ऐप हो सकता है, वो ये भी होता है कि एक ऐप बहुत परमिशंस ले रहा है आपकी जो उसको नहीं लेनी चाहिए, विच मींस कि वो ऑथेंटिक सोर्स से आपने डाउनलोड नहीं किया है, वो फेक ऐप हो सकता है। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी चाइनीज ऐप्स को बंद किया था, राइट? और वो क्यों किया था? क्योंकि वो यही सब कर रही थी। स्पेशली बहुत पॉपुलर ऐप्स थी जो स्कैनिंग वाली ऐप थी। वो आपका क्या लोग क्या स्कैन करते हैं? अपने आधार कार्ड, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, राइट? अब वो स्कैन होके, चलो आपने तो 10 सेकंड में ऐप डाउनलोड की, स्कैन किया, आपका काम हो गया, आपने पलट के देखा भी नहीं कि ये ऐप कब, अगली बार जब आपको स्कैनर की जरूरत पड़ेगी तब आप वो ऐप खोलेंगे। बिल्कुल। पर वो ऐप आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स से क्या कर रही है, कहाँ भेज रही है, किसके पास भेज रही है, क्या वो किसी और ईमेल एड्रेस पे भी ऑटोमेटिकली सेंड हो रहा है? और ऐसे नोटोरियस ऐप्स होते हैं जो बैकग्राउंड पे चलते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो आप चाहे उन्हें कुछ डालो, यूज करो ना करो, लेकिन वो आपकी सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं रूबी जो हम कॉमनली यूज करते हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं बहुत ब्रीफ में पॉइंटर्स कि लोग इसको टिक करते जाएं कि ये हमें करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली ये है कि जब आप कोई भी नया ऐप डाउनलोड करते हैं, आप सबसे पहले उसकी परमिशंस की बात आपने की, परमिशंस तो चेक करनी चाहिए, बट और भी सेटिंग्स में जाके देखिए कि वो आपको क्या क्या कंट्रोल करने की ऑप्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप में कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिनके बारे में लोगों को अभी तक पता नहीं है कि आप ऑटो डाउनलोड ऑफ कर सकते हैं। मतलब अगर कोई आपको कुछ भेजे, वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे डाउनलोड होगा या नहीं होगा, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं सेटिंग में। सिमिलरली आपको कोई अनजाने ग्रुप में ऐड कर सकता है या नहीं कर सकता, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं। तो लोग सेटिंग में जाके अगर देखें कि वो क्या क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी प्राइवेसी, अपनी सिक्योरिटी के कदम खुद उठाए, ये एक फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप अपने घर का दरवाजा पे ताला ही नहीं मारेंगे तो फिर लोग तो, चोर तो घुसेगा, राइट? तो ये काम जरूर करें। इट इज इक्विवेलेंट टू लॉकिंग योर डोर, विच इज द फर्स्ट, पहला द्वार जो है जो आपको प्रोटेक्शन देता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे सावधान होने के पॉइंट्स हैं जिनको आज रूबी ने हमारे सामने रखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे रूबी। लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हाईलाइटेड। आई होप कि हमारे दर्शक भी इनको समझेंगे, इन पर अमल करेंगे और अपने आप को साइबर सेफ रखेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।